Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another important lecture of the GATE botany syllabus that we are covering for our upcoming GATE examination. So in this class, I'll be discussing about the ecosystems types, degradation, ecological succession. Okay, so like it is very important lecture in my like ओपिनियन बिकॉज आपको लगभग हर साल इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ से आसानी से आप क्वेश्चन जो भी आए उसको डील कर सकते हो और मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। तो ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपको कम काम करके ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता हो। ठीक है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है हर हाल में। ओके, तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें कि हमको इकोसिस्टम में क्या मिलता है, क्या होता है, कैसे उसके टाइप्स हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसमें हमें इकोलॉजिकल सेक्शन देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग एक करके बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो अगर हम देखें कि इकोसिस्टम को आप डिफाइन कैसे करोगे, कई बार क्या होता है कि मैथ्स दी कॉलम में डायरेक्ट इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कॉन्जुगेशन with the non-living components of their environment, things like air, water and mineral soil interacting as a system. These biotic and abiotic components are regarded as linked together through nutrient cycles and energy flows. Basically यहाँ पे जैसे वो होते हैं ना, मतलब संत वगैरह जो अपना प्रवचन देते हैं, तो वैसे ही ऐसे करके मुझे प्रवचन देना पड़ेगा आपको। ये धरती जो है, इस धरती पे ढेर सारे जीवित पशु पक्षी इंसान पेड़ हैं। ठीक है, उन सभी जीवित पशु पक्षी इंसानों पेड़ों का आपस में एक समन्वय बना हुआ है जो कि उनका एक दूसरे से, मतलब एक जीवित का दूसरे जीवित पशु पक्षी पेड़ और सबसे प्लस उसका जितने अजीवित चीज़ें हैं, जितनी अजैव चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी हवा, पानी, आपकी मिट्टी, धूप, इन सब चीज़ों से भी उनका समन्वय है। मतलब अगर बायोटिक कंपोनेंट के लिए, बायोटिक कंपोनेंट को सस्टेन करना है, सरवाइव करना है, तो उसको एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी बैलेंस बना के चलना होगा। हमें हवा की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें मिट्टी की ज़रूरत है, हमें धूप की ज़रूरत है, हमें सभी चीज़ की ज़रूरत है। और इसी एक बायोटिक कंपोनेंट का दूसरे बायोटिक कंपोनेंट से, उसके एनवायरनमेंट से, उसके आसपास के एबायोटिक कंपोनेंट से जो भी कनेक्शन है, जो लिंकेज है, उसी को हम एक साथ उसका इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे सामने निकल के आ रही है। अब इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है अगर आप पूरे अर्थ का ले लो, और इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि आप एक्वेरियम का ले लो। ठीक है, तो इकोसिस्टम आपको कोई बाउंड्री नहीं है कि इतना एरिया इतना एरिया। बेसिकली आप जिस भी ऑर्गेनिज्म की रिलेशन में वो चीज़ पढ़ रहे हो उस पर डिटरमाइन करेगा कि कितना बड़ा या कितना छोटा वो है। हो सकता है कि बहुत हार्श प्लेसेस भी आपको देखने को मिले, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल्स, यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है। वहाँ पे अलग तरीके के क्रिएचर्स मिलेंगे, उनका उस ठंडे एनवायरनमेंट के साथ एक अलग रिलेशन होगा। अगर हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाएं तो हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए, वो वहाँ वाले जानवर यहाँ आ जाएं तो हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हमको देखने को मिलती है। जैसे कि एलेंस रूल फॉलो करते हैं तो साउथ पोल्स वाले जो जानवर होते हैं उनके हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं, फर होते हैं, बॉडी बहुत मोटी होती है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू होते हैं अच्छे खासे वहाँ पे, ताकि जो इंसुलेशन है वो बना रहे। ठीक है, तो ऐसे हमको देखने को मिलता है अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग इकोसिस्टम के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिज्म खुद को इवॉल्व करते हैं, खुद को बदलते हैं और अपना जो बैलेंस है वो बनाए रखते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इकोसिस्टम का आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन चीज़ों से मिलके हमारा इकोसिस्टम बना होता है, तो बेसिकली हर
इकोसिस्टम जो भी हमको देखने को मिलता है छोटा या बड़ा, उनमें सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमको। मैटर की ज़रूरत पड़ती है, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो वो जो साइकिल्स हैं हमें उन सभी की ज़रूरत है। मतलब जो आदमी जहाँ से आया है वो वहीं मिट्टी से आया, मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो बनता है, कार्बन उसकी बॉडी में होता है, वो ख़त्म हो जाता है तो उसको ज़मीन में ही हम लोग मतलब गाड़ देते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो कार्बन उसकी बॉडी का होता है, जो मिनरल्स उसकी बॉडी के होते हैं, वो वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसा ही सब जानवरों के साथ भी होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम मेजरली दो तरह के कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक मतलब जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जो जीवित कंपोनेंट्स हैं वो, और दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में भी हमको अलग अलग सीरीज देखने को मिल रही हैं, या अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स देखने मिल रहे हैं। एक ऐसे बायोटिक कंपोनेंट जो कि प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो जहाँ से शुरू हो रहा है या जहाँ से एनर्जी एंटर हो रही है, जहाँ से एनर्जी चेंज हो रही है, वो है प्रोड्यूसर। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स या जो हमारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वही एनर्जी का फ्लो आगे की तरफ 10% लॉ को फॉलो करता हुआ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इनका काम यही है कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी है उसको, उसके फ्लो को बनाए रखें, उसका फ्लो मेंटेन करें और उसके फ्लो को बढ़ाएं। अब ये दो तरीके हो सकते हैं, हो सकता है फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकता है कीमोट्रॉफ्स हो। फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो लाइट को यूज़ करके फूड बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके, मतलब हम ये कह लें कि केमिकल्स में जो केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके जो एनर्जी निकले उसको यूज़ करके अपना फूड जो है वो बनाए, ठीक है। फिर दूसरे हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर्स, ऐसे बायोटिक कंपोनेंट जो कि कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एनिमल्स जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफ्स से एनर्जी और फूड दोनों ही लेते हैं, या फूड लेते हैं और उसको अपने एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो कंज्यूम करते हैं। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं, क्योंकि प्लांट को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, कार्निवोर्स को उनसे बड़े कार्निवोर्स खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फूड चेन चलती रहती है। ये सब कुछ जो एनर्जी का फ्लो है वो मेंटेन रहता है, बना रहता है, और 10% लॉ को फॉलो करता हुआ ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है जो हमारे सामने आ रही है, और इन्हीं कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। जैसा इनका नाम बता रहा है, ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जिसमें मेनली बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। डिकम्पोज करने मतलब क्या, किसी जानवर की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है बाहर ज़मीन पर, और उसको डिकम्पोज करके उसको जो जितने भी कंपोनेंट हैं उसको ख़त्म करके, जितने मिनरल्स वगैरह हैं उसके जो कि वो यूज़ नहीं करते बैक्टीरिया बन जाए, उसको वापस से सॉइल में पहुंचाने का काम करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। और ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे इकोसिस्टम का। फिर हमारे पास आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग फिजियोलॉजिकल फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स जो हमारे पास वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनके बिना तो काम ही नहीं चलना। जैसे कि हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, और इनके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि कार्बन के बिना आपकी बॉडी का कोई भी सेल नहीं बन सकता, कोई भी बायोमोलिक्यूल नहीं बन सकता। नाइट्रोजन के बिना आपकी बॉडी में डीएनए नहीं बनेगा, अमीनो एसिड नहीं बनेगा। ऑक्सीजन के बिना तो आप सोच ही नहीं सकते जिंदा रहने के। वाटर के बिना प्लांट क्या नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्लांट कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते। कैल्शियम के बिना आपकी हड्डी नहीं बन सकती। फॉस्फोरस के बिना भी आपकी हड्डी स्टेबलाइज नहीं रह सकती। और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का हद से ज़्यादा ज़रूरी है बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ समन्वय बना के रहना, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर में। और
डेड ऑर्गेनिक मैटर्स ये आ जाते हैं वापस से सॉइल में, जो कि तोड़े जाते हैं छोटे छोटे और पार्टिकल्स में, और उसको यूज़ किया जाता है रिसाइकिल करके आने वाले ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। फिर कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, विंड, रेनफॉल, इस एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिन पे भी डिपेंड करता है कि जिस तरीके का जानवर है वो कैसे वहाँ रहेगा और कैसे सरवाइव करेगा। तो हमारा एनर्जी इनपुट जो है वो मेजर सनलाइट से होता है। तो CO2 को यूज़ करते हुए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। क्या करते हैं, ये एनर्जी बनाते हैं और फिर वो हर्बीवोर्स उनको खाते हैं, फिर हर्बीवोर्स को वो खाते हैं और फिर उनसे बड़े कार्निवोर्स उनको खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरीके से। फिर ये सब मर जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा, और वापस से फिर से ये मिनरल्स जो है वो इसी फॉर्म में वापस सॉइल में आ जाते हैं। ओके, तो ये हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये तो हुई स्ट्रक्चर की बात। टाइप्स हमको कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं इकोसिस्टम के, वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरीके के इकोसिस्टम हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। तो जनरली बहुत सारे तरीके के इकोसिस्टम हमारे पास है, लेकिन हमने जो इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया है वो है फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एंड ओशन इकोसिस्टम। वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर आप बात करो, जाहिर सी बात है यहाँ पे साफ पानी की बात हो रही है। ऐसा पानी जो हम पी सकते हैं, ऐसा पानी जो कि खारा नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं इसमें। फ्रेश वाटर जैसे कि हमारा पॉन्ड है, रिवर है, ये सब। तो पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आता है। यहाँ पे जनरली हमको छोटी फिशेस देखने को मिलेंगी, एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे, और इसके चारों तरफ ह्यूमंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि इन फिशेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब इन फिशेस को मतलब इनकी फिशिंग करके वो खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो पॉन्ड इकोसिस्टम को बनाता है। प्लस हमारे पास रिवर इकोसिस्टम है फ्रेश वाटर में, जो कि आपको पता है नदी के लिए यूज़ करते हैं, मतलब नदी से लिंक्ड है हमारा। सभी की सभी ऑलमोस्ट रिवर जो है वो सी से लिंक्ड होती है हमारी। तो काफ़ी इसमें फिशेस हमको देखने मिलती हैं, यूजुअल प्लांट्स मिलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन्स, एम्फीबियंस मिलते हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं जिनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं हमारे जो जंगल होते हैं वो, ठीक है। अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करो तो यहाँ पे कई सारे टाइप के आपके पास इकोसिस्टम है, जैसे कि रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, रेन फॉरेस्ट यूजुअली हैव एक्सट्रीमली डेंस इकोसिस्टम बिकॉज देयर आर so many different type of animals, all are living in very small area। रेन फॉरेस्ट में काफ़ी डेंस इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पानी उधर मतलब बरसता है रेन फॉरेस्ट में, तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। एक्सेसिव ग्रीनरी रहती है। टुंड्रा, टुंड्रा में क्या है हमारे पास, टुंड्रा यूजुअली हैव रिलेटिवली सिंपल इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइफ दैट कैन बी सपोर्टेड इन दीज हार्श एनवायरमेंट्स। टुंड्रा में बेसिकली हार्श एनवायरमेंट्स आते हैं हमारे पास, और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ लाइफ है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। डेजर्ट्स की अगर हम बात करें, जो हमारे रेगिस्तान है, वहाँ पे आपको हार्श एनवायरनमेंट तो मिलता है, लेकिन फिर भी काफ़ी इन्वायरमेंट आपको वहाँ, काफ़ी एनिमल्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कैमल्स वगैरह हैं हमारे, ठीक है। और मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट से ज़्यादा एनिमल्स वार्म एनवायरनमेंट में रह पाते हैं। फिर हमारे पास हैं सवन्नास। सवन्नास का क्या है, ये डेजर्ट से भी अलग हैं और अपने जो मतलब रेन फॉरेस्ट है उससे भी अलग हैं। क्यों? क्योंकि मतलब अगर हम रेन का अमाउंट देखें, मतलब पानी जो बरसता है उसका अमाउंट देखें, तो डेजर्ट से ज़्यादा हमको इसमें रेन देखने को मिलेगी। डेजर्ट में बहुत कम रेन देखने को मिलती है, और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं सवन्नास में जो हमारे और एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के और सरवाइव करने के। फिर हमारे पास नॉर्मल फॉरेस्ट आ जाते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको पता ही है कि एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम देखने को मिलता है, बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर भी मतलब नॉर्मल रहता है, बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं। जो रेन है वो भी नॉर्मल रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारा एक्सटेंसिव टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो देखने को मिलता है। फिर हमारे पास ग्रास लैंड है जिसमें बहुत दूर दूर तक ग्रास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स बहुत रहते हैं। अगर आपको पता हो, एनिमल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हो, तो आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा डाइवर्स
मोस्ट डाइवर्स फाइलम जो है हमारा वो आर्थ्रोपोडा ही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि इंसेक्ट्स बहुत मिलते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है काफ़ी हमारा ग्रासलैंड। फिर हमारे सामने आ जाता है ओशन इकोसिस्टम। ओशन इकोसिस्टम यानी कि समुद्र के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सी के बारे में बात हो रही है। तो ओशन में भी कई सारे टाइप्स हमारे सामने निकल के जाते हैं। शैलो वाटर, जहाँ पे छोटे फिश कोरल्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, शैलो वाटर में अलग तरीके का छोटा सा इकोसिस्टम होगा। डीप वाटर, बहुत कम ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं समुद्र में, बहुत गाइगेंटिक, बहुत बड़े क्रिएचर, जैसे कि हमारी ब्लू व्हेल है, ये सब इतना ज़्यादा नीचे जाते हैं, वरना बहुत ज़्यादा बॉटम में, डीप वाटर में कोई नहीं जाता। जैसे छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा गहरे समुद्र में, गहरे पानी में नहीं जाती। फिर हमारे पास वार्म वाटर। ठीक है, कुछ वार्म वाटर्स होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको काफ़ी मतलब जो आपके लावा होते हैं ना, उस वजह से वहाँ का पानी गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे अलग हमको एक इम्प्रेसिव छोटा सा अलग सा इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया वहाँ पे काफ़ी अलग तरीके के देखने मिलते हैं, तो वो सारे देखने मिलते हैं। फिर कुछ कोल्ड वाटर भी हैं, ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ गर्म ही है, पानी ठंडा भी बहुत ज़्यादा है कहीं कहीं। तो वहाँ पे हमको अलग तरीके के क्रिएचर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि सील्स हैं, पेंगुइन्स हैं, जो कि सिर्फ वहीं पे मिलेंगे ठंडी पानी के पास में, हमको गर्म पानी में नहीं देखने को मिलेगा। और ये भी एलेंस रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है, और वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर आप बात करो कि क्या होता है जनरली, तो जैसे हम लोगों ने लाइकेंस के बारे में पढ़ा था, तो हमें पता चला था कि लाइकेंस वर दी पाइनियर कॉलोनाइजर्स। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि अभी आपके पास एक बेयर लैंड है, वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर है, और इस पे आपको एक इन्वायरमेंट, एक इकोसिस्टम डेवलप करना है। अब अगर हमें वो डेवलप करना है तो वो किस तरीके से होगा, तो वो एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस के थ्रू होगा, एक लंबे चौड़े रास्ते के थ्रू होगा, और जो कि सीक्वेंशियल होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो जनरली इट इज़ द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी like interacting group of various species in desert, forest, grassland, marine, so on changes over time। वक्त के साथ कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं हमको, कुछ एक दिन में नहीं होता। आज हमारे पास पत्थर हैं, इस पत्थर पे धीरे धीरे लाइकेंस डेवलप होंगे। लाइकेंस आपको पता है कि क्या करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लाइकेनिक एसिड, इन सबको सिंथेसाइज करते हैं, जो कि रॉक्स को गला देता है, उनकी वेदरिंग करवा देता है, और उन रॉक्स को बदल देता है मिट्टी में। धीरे धीरे स्मॉल एनुअल प्लांट्स लाइकेंस के साथ यहाँ पे आने लगेंगे। जब एनुअल प्लांट्स आ जाएंगे, फिर ग्रासेस और पेनल्स यानी कि रेंगने वाले पेड़ आ जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रासेस से हम श्रब्स की तरफ बढ़ने लगेंगे, और फिर ट्रीज की तरफ बढ़ने लगेंगे, और अल्टीमेटली एक स्पीसीज ऐसी बन जाएगी जो कि डोमिनेट करेगी वहाँ पे, सबको बाकी से ज़्यादातर रिप्लेस कर देगी, और सिर्फ वही हमको देखने को मिलेगी। तो उस स्पीशीज को हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उस स्पीशीज, उस प्लांट को हम कहेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ओके, और उसके बीच में जितनी मिलती हैं वो इंटरमीडिएट स्पीशीज होती हैं। और सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो पाइनियर स्पीशीज होती हैं, जिसमें ज़्यादातर लाइकेंस ही हमको देखने को मिलते हैं पाइनियर कॉलोनाइजर्स के दौरान। ओके, सो इस तरीके का इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन सिर्फ इस पे ही हो, यानी कि बेयर रॉक पे ही हो। अगर ऐसा सक्सेशन है जो कि बेयर रॉक पे हुआ है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। दूसरे तरीके का सक्सेशन होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब कि अभी क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पूरे एरिया में बढ़िया सा जंगल हुआ हुआ था, फिर जैसे भी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, ऐसे ही पूरे जंगल में आग लग जाए, ठीक है, फायर, तो क्या होगा, वहाँ के सारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारे पेड़ जल जाएंगे, जानवर मर जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो जो ज़मीन होगी वो बेयर हो चुकी होगी, नंगी हो चुकी होगी, उस पर कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ पे फिर से नए प्लांट्स आना शुरू होंगे, ग्रास आना शुरू होगी, ग्रास से श्रब्स आएंगे, श्रब्स से ट्रीज आएंगे, और फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी। तो अगर ऐसा होता है, यानी कि पहले से वहाँ पे कोई स्पीसीज थी और सब किल हो गए, किसी तरीके से हो सकता है अर्थ को एक जल गए, कुछ भी हो गया, और फिर वहाँ पे दोबारा से स्पीशीज आने शुरू होती हैं, तब हम उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन हम सिर्फ तब कहते हैं जब बेयर रॉक से ये चीज़ शुरू हो। ओके, so I hope you guys find it helpful. Do let us know, join the YouTube Gurmantra channel and Telegram channel Gurmantra for the discussion. Thank you so much.